बातों में लगे पड़े बिल्कुल है, मगन हो रहे। चलो भाई ध्यान दो जरा, आज का टॉपिक रहेगा इसमें उत्तराखंड के झील और ताल, उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र सारे कंप्लीट कर दिए है ना। आज का टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के ताल। ताल में आज देखेंगे हम यानी ताल की अगर मैं बात करूं, ताल अच्छा वास्तव में किसे कहते हैं? ताल किसे कहा जाता है जी? रुका हुआ पानी। सही बात है, रुका हुआ पानी। ठीक है, तो अगर मैं ताल की बात करूं, ठीक है, अपनी भाषा में तो हम बोलते हैं उसे जोहोड़। भाई रुका हुआ पानी होता है, यानी फिलहाल अगर मैं कहूं ये फिलहाल क्या है, रुका हुआ पानी ही है ना। तो झील या ताल की बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर, जो हम अपनी भाषा में तो हम बोलते हैं जोहोड़ बोल देते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र में इन्हें क्या बोला जाता है? झील। झील बोल दो या ताल बोल दो, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर अगर हम कहें ताल, ताल भी दो कैटेगरी में बटेंगे, एक कुमाऊं के ताल होंगे, एक गढ़वाल के ताल होंगे। ठीक है, दो कैटेगरी में हम इन्हें बांट के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम, भाई हो जाते इस तरह से, झील या ताल इन्हें बोला जाता है। ठीक है, और ये नैनीताल झील है, और वो हो जाता नौकुचिया ताल, जिसके 9 कोने हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करेंगे हम इसमें, क्लास नंबर होगी 51 होगी या 52 होगी? 52 होनी चाहिए है ना। हाँ, 52वें नंबर की क्लास होनी चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड के झील और ताल की बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे कुमाऊं के ताल या कुमाऊं मंडल के ताल, जो कुमाऊं में आते हैं या कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं, उन तालों की बात करने वाले। ठीक है, अगर मैं बात करूं कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें, बता सकते हो कौन सी जनपद में? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कहता है कि कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें ये किस ताल में आती है, तो हम कहेंगे नैनीताल। ये ध्यान रखना। और इस कारण क्या नैनीताल को कहा जाता है झीलों की नगरी? कई बार पूछा भी गया है झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे नैनीताल को कहा जाता है। ठीक है, सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, नैनीताल को कहेंगे भाई सरोवर नगरी किसे कहेंगे, तो नैनीताल। और कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें कैसी हैं, तो हिमानी हैं। हिमानी प्रकार का मतलब बर्फ से ढकी हुई हैं अधिकांश झीलें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही कि जब हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो भाई बताएं, यानी उत्तराखंड की झीलों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? तो 2 प्रकार से बांट सकते हैं, कुमाऊं की हो जाती है और दूसरी गढ़वाल की। अगर कुमाऊं की अधिकांश झीलें कहें तो कहां से है, तो नैनीताल। इस कारण झीलों की नगरी हम कहेंगे किसे? नैनीताल को कहेंगे। और सरोवर नगरी की मैं बात करूं, सरोवर नगरी भी कहा जाता है तो नैनीताल। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश जो झीलें हैं वो कैसी है? हिमानी प्रकार की है। हिमानी का मतलब बर्फ से ढकी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में सबसे पहले ताल की बात करेंगे, भीमताल। भीमताल की अगर मैं बात करूं, कुमाऊं क्षेत्र की अगर हम कहें, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कहा जाता है भीमताल। और ये कौन से जनपद में देखने को मिलेगा? नैनीताल। जनपद कौन सा है? नैनीताल। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। साथ में ध्यान रखना, लंबाई की अगर बात करें 1674 इसकी लंबाई, और चौड़ाई हो जाती है 447, और गहराई कितनी है, तो 26 मीटर। तो यहाँ पे पूछ लेगा कि बताओ कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो भीमताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल, कौन से जनपद में? जनपद हो गया नैनीताल। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी? त्रिभुजा। लंबाई कितनी? 1674। चौड़ाई कितनी? 447, और गहराई कितनी है? 26 मीटर इसकी गहराई है। भाई 2-3 पॉइंट इंपोर्टेंट तो वैसे यही होता है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो भीमताल है। जनपद हो गया नैनीताल,
और अगर कहता आकृति कैसी है तो त्रिभुजाकार, और लंबाई कैसी है इसकी, लंबाई कितनी है 1674, और चौड़ाई हो जाती कितनी 447 मीटर, गहराई कितनी है इसकी 26 मीटर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद चल ये हो जाता भाई भीमताल, जिसे हम कहेंगे कुमाऊं क्षेत्र का क्या है सबसे बड़ा ताल कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा ये हो जाती नैनीताल झील। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनीताल झील किस जनपद में आती है। भाई नैनीताल झील किस जनपद में आती है, नैनीताल और तिरी ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। नैनीताल झील को पूछ लेगा किस झील को तिरी ऋषि सरोवर कहा जाता है, तो तब हम कहते हैं नैनीताल झील को कहते हैं। इसकी आकृति कैसी है, कटोरे नुमा है, यानी कटोरे जैसी इसकी आकृति है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है 1937 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ठीक है, तो झील अगर पूछ ले नैनीताल झील कहाँ से है तो नैनीताल में होगी, और तिरी ऋषि सरोवर इसे कहा जाता है। आकृति इसकी कटोरे नुमा है, और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है तो 1937 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में हम देखेंगे नौकुचिया ताल। नौकुचिया भी कहाँ देखने को मिलेगा भाई, नौकुचिया भी कहाँ से है तो नैनीताल में है, और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कहा जाता है इसे। ठीक है, पूछ लेगा कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो हम कहते हैं नौकुचिया है। और अगर बात करें किस जनपद में आता है तो नैनीताल में आता है, और गहराई कितनी है इसकी 40 मीटर है, और इसके कोने कितने हैं तो हम कहेंगे 9 कोनों वाला ताल कहा जाता है तो नौकुचिया। क्लियर हो गया। तो बताओ जरा फिर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा कौन सा है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा भीमताल। अगर पूछ ले इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 400, अगर गहराई की बात, गहराई कितनी है 26 मीटर इसकी गहराई है। अगर कहता है, अगर बताएं जरा, अगर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल जो हम कहेंगे वो हो जाता है नौकुचिया, और जिसकी गहराई कितनी है तो 40 मीटर, और 9 कोनों वाला ताल कहा जाता है इसे। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आ जाते सात ताल झील। सात ताल झील भी देखने को मिलेगी कहां पर भाई, सात ताल झील भी कहां से है, नैनीताल के अंदर आ जाती है, और किस जनपद में आती है तो नैनीताल में। जनपद कौन सा है तो नैनीताल है। और इसे अगर पूछ ले, इसे क्या कहा, यानी पूछ लेगा इसके बारे में कि कुमाऊं की सबसे रमणीक झील, कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है तो हम कहेंगे सात ताल झील है। और सात ताल झील कितने तालों का समूह कहा जाता है, सात। सात ताल झील कितने तालों का समूह है, सात तालों का समूह है, जिसमें नाम आता है राम ताल, लक्ष्मण ताल, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, और सीता, गरुड़ और नल दमयंती। यानी सात ताल झील कितने तालों का समूह कहा जाता है तो हम कहेंगे सात तालों का। इतना क्लियर हो गया। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, सात ताल झील कहां से है, सात ताल झील होगी नैनीताल में है, और किस जनपद में आती है नैनीताल में ही होगी, और कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कही जाती है। और साथ में हम इसमें याद रखेंगे सात तालों का इसे समूह कहा जाता है, और सात तालों में नाम क्या क्या है तो ध्यान रखना जरूर इसमें, राम ताल हो गया, लक्ष्मण हो गया, भरत हो गया, शत्रुघ्न, सीता, गरुड़ और नल दमयंती। इतना ध्यान रखना इसमें। ठीक है, इसके बाद एक आ जाता है खुरपा ताल। ठीक है, खुरपा ताल भी कई बार पूछा गया कि खुरपा ताल किस जनपद में आता है। चल जा भाई।
चलो जी ध्यान दो जरा। तो कहाँ तक पहुंच गए इसमें? खुरपा ताल। चलो जी, खुरपा ताल तक पहुंच गए थे। तो खुरपा ताल कहाँ से हो गया? तो खुरपा ताल हो गया नैनीताल में है। और आकृति इसकी कैसी है? तो हम कहेंगे जानवर के खुर के समान किसकी आकृति है? तो खुरपा ताल। याद ये भी रखना है, खुरपा ताल की विशेषता क्या है? इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत पाए जाते हैं। किस ताल के चारों ओर? खुरपा ताल। इतना क्लियर हो गया है जी। जानवर का खुर का मतलब उसका नाखून, ठीक है, क्लियर हो गया। तो खुरपा ताल की बात करें तो हम कहेंगे कहां से है? तो नैनीताल। अरे नाखून की बात हो रही है। हाँ हाँ जी, क्लियर हो गया कि इतना? इसके बाद ध्यान दो जरा, एक आ जाता है भाई द्रोण सागर। एक है द्रोण सागर ताल, जो कहां से देखने को मिलेगा? उधम सिंह नगर। पूछ लेगा कि भाई द्रोण सागर ताल कहां से है? तो उधम सिंह नगर है। और यहाँ पर प्रतिमा देखने को मिलेगी गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य की यहाँ पे प्रतिमा है। और द्रोण सागर के पास, यानी यहाँ पे पूछ लेगा कि द्रोण सागर के पास अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा किसने दी थी? तो गुरु द्रोणाचार्य। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई पूछ लेगा कि द्रोण सागर ताल किस जनपद में है? तो हम कहेंगे उधम सिंह नगर। कहां से है? तो उधम सिंह नगर। और यहाँ पर किसकी प्रतिमा है? गुरु द्रोणाचार्य। प्रतिमा किसकी है? तो गुरु द्रोणाचार्य। द्रोण सागर के पास, यानी किसने अपने शिष्यों को यानी धनुर्विद्या शिक्षा दी थी? तो उनका नाम क्या हो जाता है? गुरु द्रोणाचार्य। ये भी ध्यान रखना भाई। इसके बाद आ जाता है इसमें झिलमिल ताल। कई बार पूछा भी गया है, झिलमिल ताल कहां से है? तो झिलमिल ताल देखने को मिलेगा हमें कहां से? चंपावत में। और इसकी आकृति कैसी है? गोल है। और इसका जल का रंग जो कैसा है? तो नीला। ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। झिलमिल ताल है कहां से? चंपावत। कहां से है? तो चंपावत। और आकृति कैसी है इसकी? गोल है। आकृति हो जाएगी गोल। और जल का रंग कैसा है? नीला है। किस ताल का? तो हम कहेंगे झिलमिल ताल। और झिलमिल ताल कहां से हो गया? चंपावत। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है श्याम ताल। ये भी कई बार पूछा गया कि पूछ लेगा कि श्याम ताल कहां से है? तो श्याम ताल हो जाता तो हम कहेंगे चंपावत। यहाँ पे किस रंग के कमल खिलते हैं? सफेद रंग के कमल खिलते हैं। किस ताल में खिलते हैं? तो हम कहेंगे श्याम ताल। और श्याम ताल कहां से है? तो चंपा। श्याम ताल के किनारे एक आश्रम देखने को मिलेगा जिसका नाम है मायावती आश्रम। इतना क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर दो फिर फटाफट जरा। बताओ जी। हाँ जी। क्या? एक बार देखना जरा चेक करके, ठीक है, चेक करना जरा फिर बताना। सही है ये सही है। बताओ जी जरा, बताओ जरा। कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में? भाई कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में होगी? नैनीताल। अगर झीलों की नगरी कहेंगे, सरोवर नगरी कहेंगे, सरोवर नगरी। अगर कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस प्रकार की है? तो हिमानी। किस प्रकार की हो जाएगी? हिमानी। इतना क्लियर हो गया। आगे चल रहे। अगर पूछ ले भीमताल कहां से है? और इसे हम कहेंगे कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कहा जाता है। तो किसे? भीमताल। अब ये बता दो इसकी आकृति कैसी है? भाई आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। अगर पूछ ले भीमताल की आकृति कैसी है? तो हम कहेंगे त्रिभुजाकार। लंबाई कितनी? अगर भीमताल की लंबाई कितनी है? तो 1674 है। चौड़ाई कितनी? 447। गहराई कितनी? गहराई कितनी? 26 मीटर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरा ताल कौन सा पढ़ा? नैनीताल झील। अगर पूछ ले किस जनपद में? अगर पूछ ले तिरी ऋषि सरोवर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। आकृति कैसी है? बताओ जरा। अगर नैनीताल झील की आकृति कैसी है? तो हम कहेंगे कटोरे नुमा इसकी आकृति है। और समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी, ऊंचाई कितनी है? तो हम कहेंगे 1937 मीटर। अब इसके बाद बताओ नौकुचिया कहां से है?
नौकुचिया कहां सी? नैनीताल। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल नौकुचिया, कौन सा है? तो नौकुचिया। अगर किस जनपद में? गहराई कितनी? अगर पूछ ले कि बताए नौकुचिया ताल की गहराई कितनी है तो हम कहेंगे 40 मीटर। 9 कोनों वाला ताल कहा जाता है नौकुचिया। बताओ जरा फिर, अगर सात ताल झील कहां सी? सात ताल झील कौन से जनपद में? अगर पूछ ले कुमाऊं की सबसे रमणीक झील भी कहेंगे सात ताल झील। सात ताल झील कितने तालों का समूह है? अगर पूछ ले सातों के नाम में पहला नाम क्या आता? राम, दूसरा हो गया लक्ष्मण, तीसरा हो गया भरत, शत्रुघ्न, सीता, गरुड़ और नल दमयंती। ठीक है, नल दमयंती ताल, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर खुरपा ताल की बात करें तो खुरपा ताल कहां से है? तो नैनीताल। खुरपा ताल भी नैनीताल है। आकृति कहे तो जानवर के खुर के समान है, जानवर के खुर के समान। और खुरपा ताल की विशेषता है चारों ओर क्या है? सीढ़ी नुमा खेत पाए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है द्रोण सागर। द्रोण सागर की अगर मैं बात करूं, ये भी कहां पड़ा? प्रतिमा किसकी है? अगर पूछ ले यहाँ पे अपने शिष्यों को किसने धनुर्विद्या शिक्षा दी थी तो तब हम कहेंगे द्रोणाचार्य ने। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हम इसमें झिलमिल पढ़ा हमने। बताओ झिलमिल कहां से है? चंपावत। आकृति कैसी? झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? गोल है। झिलमिल ताल की आकृति गोल। और जल का रंग कैसा है? यानी जल का रंग यहाँ पे कैसा है? तो नीला। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सा? श्याम ताल। श्याम ताल भी कहां पढ़ेंगे? चंपावत। यहाँ पे अगर पूछ ले किस रंग के कमल खिलते हैं, भाई अगर पूछ ले श्याम ताल में किस रंग के कमल खिलते हैं तो हम कहेंगे सफेद रंग के कमल खिलते हैं। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे तड़ाग ताल। तड़ाग ताल कहां से है? तो अल्मोड़ा के अंतर्गत आएगा। और इससे केवल कितनी सुरंगें होकर जाती है? 5। सिर्फ इतना याद रखना इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हम कुमाऊं के अन्य ताल और उनके जनपद की बात करेंगे। अभी तक जो पॉइंट या फैक्ट बन सकते थे वो केवल इन पे बन सकते थे। अब क्या है? डायरेक्ट इन पे और क्या पूछेगा कि बताए कौन सा ताल किस जनपद में है? कौन सा ताल किस जनपद में? जैसे अगर कहें गिरी ताल, तो गिरी ताल कहां से है? तो उधम सिंह नगर। पूछ लेगा भाई गिरी ताल कहां से है? उधम सिंह नगर में है। और सुकंडा ताल कहां से है? तो बागेश्वर। सुकंडा कहां से है? बागेश्वर में है। सूखा ताल कहा तो अल्मोड़ा। सूखा ताल कहां से है? अल्मोड़ा। तो गिरी ताल कहां से हो गया? उधम सिंह नगर। गिरी ताल उधम सिंह नगर। सुकुंडा हो गया बागेश्वर में। और सूखा ताल कहां से है? तो अल्मोड़ा। सूखा ताल अल्मोड़ा। इसके बाद अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र की ताल और झील की अगर मैं बात करूं तो इसमें ध्यान रखना गढ़वाल क्षेत्र के अधिकांश झील और जो ताल हैं वो कौन से जनपद में देखने को मिलेंगे? अगर भाई गढ़वाल की बात करें तो ये अधिकांश कहां मिलते हैं? तो चमोली में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब इसमें एक नाम आता है सहस्त्रताल। कई बार पूछा भी गया कि सहस्त्रताल किस जनपद में है? तो सहस्त्रताल कहां से है? टिहरी में है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कहा जाता है सहस्त्रताल। कुमाऊं का पढ़ा हमने। कुमाऊं का कौन सा है? बड़ा कहा तो कौन सा है? बड़ा हो जाएगा भीमताल। और गहरा कहा? गहरा हो जाएगा नौकुचिया। लेकिन गढ़वाल की अगर मैं बात करूं, गढ़वाल में केवल एक ही है, सबसे बड़ा भी है और गहरा भी है। कौन सा है? तो सहस्त्रताल। और सहस्त्रताल कहां से है? तो टिहरी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाता है इसमें यमताल। यमताल की अगर बात करें तो यमताल भी कहां आता है? टिहरी में आता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है बर्फ से ढका रहेगा। बर्फ से ढका रहेगा। कौन सा ताल? यमताल। इसके बाद नेक्स्ट ताल आता है इसमें महासर ताल। इसके बारे में भी केवल 2 ही फैक्ट बनते हैं। एक तो ये महासर ताल है कहां से? ठीक है, महासर ताल है कहां से? तो ध्यान रखना टिहरी में है। महासर कहां से है? तो टिहरी में है। भाई बहनों का ताल कहा जाता है महासर को। ठीक है, इसके बारे में केवल 2 ही बनेंगे। इसके बाद आ जाता है वासुकी ताल। ये भी कई बार पूछा गया कि वासुकी ताल किस जनपद में आता है? तो ध्यान रखना वासुकी ताल भी कहां से है? तो टिहरी में है। और वासुकी ताल का पानी कैसा है? तो लाल है। ठीक है, और इसमें नीले रंग के क्या पाए जाते हैं? कमल पाए जाते हैं।
नीले रंग के कमल। तो वासुकी ताल हो गया टिहरी, वासुकी ताल का पानी हो गया लाल, और रंग के कमल पाए जाते हैं नीले। कौन से ताल में? वासुकी। इसके बारे में इतना ही होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम मंसूर ताल। ये भी पूछा गया है, मंसूर ताल किस जनपद में आता है? तो मंसूर ताल कहां से है? तो टिहरी में है। और अगर पूछ ले किस ग्लेशियर के पास देखने को मिलेगा? खतलिंग ग्लेशियर के पास है। अगर मंसूर ताल से किस नदी का उद्गम होता है? दूध गंगा। लेकिन दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? भिलंगना की। भाई ध्यान रखना, मंसूर ताल है कहां से? टिहरी में है। मंसूर ताल कहां से है? टिहरी में है। और किस ग्लेशियर के पास है? खातिलिंग ग्लेशियर के पास है। और मंसूर ताल से नदी का उद्गम होता है दूध गंगा। नदी का उद्गम दूध गंगा। और दूध गंगा किसकी सहायक है? भिलंगना की। दूध गंगा किसकी है? तो भिलंगना। अब ये बता दो जरा, भिलंगना जो नदी है, भिलंगना का उद्गम कहां से होगा? फिर भैया भी यहीं से आती, खतलिंग ग्लेशियर। अब ये बता दो जरा, भिलंगना की लंबाई कितनी है जी? 190। बहुत बढ़िया जी। इतना क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना जरा भाई, अगर कहता है भिलंगना की लंबाई कितनी है तो हम कहेंगे 110 मीटर है। क्लियर हो गया? आगे चलो जी। अब एक ताल और देखेंगे हम, क्या? अप्सरा। ठीक है, पूछेगा अप्सरा ताल किस जनपद में है? तो अप्सरा ताल की अगर मैं बात करूं तो अप्सरा ताल कहां से है? तो टिहरी में है। ठीक है, अगर पूछ ले किस केदार के पास है ये? बूढ़ा केदार। केदार के पास कहेंगे तो बूढ़ा केदार। और इसका दूसरा नाम है अछरिया ताल। दूसरा नाम अछरिया ताल है। और किस ताल में अप्सराएं स्नान करती थी? तो तब भी हम कहेंगे अप्सरा ताल। ध्यान रखना जरा, अप्सरा ताल की अगर बात करूं, जनपद कौन सा है? जनपद हो गया टिहरी। और अगर पूछ ले केदार के पास है तो केदार हो गया बूढ़ा केदार। केदार कौन सा है? बूढ़ा केदार। इसका दूसरा नाम क्या है? अछरिया ताल। भाई अप्सरा ताल का दूसरा नाम क्या है? अछरिया ताल है। और किस ताल में अप्सराएं स्नान करती थी? तो तब भी हम कहेंगे अप्सरा ताल था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं रूपकुंड। रूपकुंड भी कई बार पूछा गया। मिस्ट्री ताल कहा जाता है, रहस्यमयी ताल कहा जाता है, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। सबसे पहली बात करेंगे, रूपकुंड है वास्तव में कहां से? सबको पता है कि रूपकुंड कहां से है? तो चमोली के अंतर्गत आता है। अगर बात करें, इसे मिस्ट्री ताल कहा जाता है, रहस्यमयी ताल कहा जाता है, नर कंकालों वाला ताल कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? रूपकुंड। ठीक है, यहां पे अगर कहें, एक राजा हुए यशध्वल और साथ में उनकी रानी जिनका नाम था वल्पा। ठीक है, उस वल्पा के और साथ में जो उनके सैनिक कहे जाते हैं, उनके नर कंकाल पाए जाते हैं इसमें। किसमें? हम कहेंगे रूपकुंड। और रूपकुंड कहां से हो जाएगा? तो चमोली। इसे मिस्ट्री ताल कहेंगे, रहस्यमयी ताल कहेंगे, नर कंकालों वाला ताल कहेंगे। और इसमें नर कंकाल पाए जाते राजा यशध्वल और उनकी रानी वल्पा के, और साथ में उनके सैनिक। बताया ये जाता है कि यानी पहले समय में जहां से हम कहेंगे रूपकुंड था, रूपकुंड के ऊपर से पुल होके जाता था ऐसे। ठीक है, और राजा यशध्वल और साथ में उनकी रानी जिनका नाम क्या है? वल्पा। तो क्या हो रहा था, रानी वल्पा और साथ में राजा यशध्वल इस पुल को क्या कर रहे थे? क्रॉस कर रहे थे, यानी इससे एक सिरे से दूसरे सिरे पे जा रहे थे। तो अचानक से बताया ये जाता है कि पुल टूट जाता है, और वो रानी और साथ में राजा यशध्वल और जो उनके सैनिक थे वो सारे किस में गिर जाते हैं? रूपकुंड में। और आज भी उनके नरकंकाल यहाँ पे पाई जाती है, मान्यता है। समझ में आ गया? इसके बाद ये हो जाता भाई तुम्हारा रूपकुंड। रूपकुंड ये रहा। ठीक है, रहस्यमयी ताल कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पहले कभी कराया होगा, इस रूपकुंड की खोज किसने करी थी? आर के माधवल नाम था उनका, आर के माधवल। ठीक है, उसमें ऐड नहीं, वो जरा लिख लेना। ठीक है, तो इसमें तो भाई इतना ही था ये, बाकी इसमें करेंगे कल। ठीक है, कल या परसों में टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा फाइनल। अभी तो सिर्फ क्या है, जो मेन है अभी वो चल रहे हैं, फिर इसमें और भी होंगे बहुत सारे। समझ में आ गया? तो इसमें तो इतना ही है भाई।